बच्चों अभी तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पड़ी थी ना, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट पड़े थे, उन सब में अभी तक आज तक आपने डीसी करंट दिया था, एक ऐसा करंट जो सदा सदा तक सेम रहता था। यदि एक बार करंट 5 एम्पियर बोल दिया ना, तो थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट हिज लाइफ वो 5 एम्पियर ही रहता था, इसीलिए उसको डीसी करंट बोलते थे। लेकिन इस बार आपकी मुलाकात एक ऐसे करंट से हो चुकी है जो हर समय पर बदल रहा है, हर एक नेक्स्ट मोमेंट पर अपनी वैल्यू चेंज कर देता है। जब वो किसी रेजिस्टेंस को फीड किया जाएगा या किसी और तरह के एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, इन सबको एज ए इनपुट एसी करंट दिया जाएगा, तो अलग ही मजा आएगा देखने में। यही हम लोग आज की क्लास में मेनली यहां पर देखना चाहते हैं। डे 24 में मैं आपका स्वागत करता हूं। हेलो हाय सत श्री अकाल की हम सकाय, वेलकम टू परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, पहला टॉपिक प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट, यानी कि एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें सिर्फ लगा है एक रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास आज तक सिर्फ डीसी सर्किट्स थे समझने के लिए, जिनमें ऐसी बैटरी लगी होती थी। लेकिन अब आपकी जो ये आदत है बैटरी को ऐसे लगाने की, उसको आप भूलेंगे और यहां पर एक एसी बैटरी, एसी सोर्स आप इस रेजिस्टेंस को दे देंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू है R, और फॉर श्योर यहां से जो भी वोल्टेज आ रही है किसी इंस्टेंटेनियस पर, उसकी इक्वेशन ये जरूर बन जाती है E = E0 sin ओमेगा t। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द वोल्टेज, डू नॉट ट्राई टू फॉरगेट दिस, क्योंकि यही आपका बेसिक है। अब अपने को क्या करना है, हर सर्किट में यही करना है जो इसमें बता रहा हूं। पहले आपको करंट निकालना है। करंट निकालने के बाद आपको देखना है कि क्या दोनों सेम टाइम पर पीक और सेम टाइम पर जीरो अचीव कर रहे हैं या आगे पीछे चल रहे हैं, और उसी चीज को आपको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करके दिखा देना है। आइए, मेरे पास E आ गया है। I निकालने के लिए मैं यहां पर यूज करता हूं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मुझे यह बताता है किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जितना वोल्टेज सोर्स से आ रहा होगा वो बराबर होगा जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा होगा। यानी कि मेरा सोर्स ईएमएफ किसी पॉइंट पर, किसी टाइम t पर E रहा होगा तो वो IR के बराबर रहा होगा। E की वैल्यू बच्चों यहां पर यदि मैं डाल दूं जो कि ऊपर लिखी हुई है E0 sin ओमेगा t, तो ये IR के बराबर हो जाएगा। I ऑफ कोर्स यहां से मेरा बन जाता है E0/R sin ओमेगा t, और इस E0/R को मैं I0 यहां पर लिख दूं तो मेरे पास I = I0 sin ओमेगा t बन जाएगा। आप बोलोगे सर इसमें तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, तो बेटा तकलीफ वाली चीजें मैं सिखाता भी नहीं हूं, सब प्यार से स्मूथली जाएगा। तो यहां मेरे पास जो दो इक्वेशन बनी है, उन दोनों इक्वेशन से हमें यह समझ में आता है कि करंट और वोल्टेज दोनों बिल्कुल साथ साथ पीक पर जाते हैं, साथ साथ जीरो पर आते हैं। इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। यानी कि यदि मैं कर्व प्लॉट करूं, यदि ये ईएमएफ का कर्व है बच्चों, यदि ये ईएमएफ का कर्व है, तो ये फिर जो डॉटेड बन रहा है वो करंट का कर्व है। और आप देख रहे होंगे कि करंट और ईएमएफ दोनों पीक पर सेम टाइम पर आए हैं, जीरो सेम टाइम पर आए हैं, मिनिमम सेम टाइम पर गए हैं, और साइकिल भी सेम ही टाइम पर कंप्लीट हुई है। बस ये जो डॉटेड का लेवल है वो थोड़ा छोटा है, और जो सॉलिड का जो लेवल है वो बड़ा है। यानी कि E I से बड़ा होगा, वो ऑफकोर्स बड़ा होगा क्योंकि I = E/R होता है। लेकिन इस कर्व की बजाय बेटर रास्ता होगा फेजर डायग्राम से इसको समझने का। तो ये मान के चलिए मेरा फेजर बना है जिसमें ये किसका है, E0 का है, E का है, और ये लेंथ इसकी क्या हुई, E0। कितने एंगल पर है ये, तो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको ओमेगा t एंगल पर है, तो मैंने लिखा ओमेगा t। देखिए करंट की बात करूं तो करंट भी यही है, ओमेगा t एंगल पर ही, बस और बस I0 जो है वो E0 से छोटा है। दिस इज द फेजर डायग्राम जो बड़े आसानी से हमें बताता है कि E and I आर इन फेज। इन फेज होने का मतलब है बच्चों नो फेज डिफरेंस, एंड हेंस हियर वी क्लोज द प्योरली रेजिस्टिव एसी सर्किट। द प्रोसीजर इज वेरी इजी, और यही प्रोसीजर बाकी सर्किट्स में भी लगेगा। हमें क्विक निपटाने हैं, तो मैं जल्दी से अगला लगाता हूं। में है प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट को पढ़ने का। इंडक्टिव एसी सर्किट यानी कि जिसमें सिर्फ है एक इंडक्टर यार डे मेरे हिसाब से मिलेगा आपको 22, और उसमें सिखाया हुआ है इंडक्टर एक सिंपल सोलेनोइड कॉइल को ही बोलते हैं। बस और बस क्या होता है कि जब भी इसमें करंट चेंज करोगे तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको इंडक्टर बोलते हैं। सिंपल सी कहानी ये है। तो हमने क्या करा, इस इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स से। एसी सोर्स का तो काम ही है करंट चेंज करना, तो इसमें तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा।
ऑल राइट। अब मेरे को पता है कि जो सोर्स ईएमएफ है मेरा वो फॉर श्योर इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। मैं बोलता हूं कि किसी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट टी, ये जो ई है मेरा, वो यहां से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सोर्स ईएमएफ जो है मेरा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। हैव अ लुक, जो सोर्स में है उसको ई मानते हो, और इंड्यूस्ड ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होता है माइनस का। ये आप लोगों को पढ़ के आना है किधर से? चैप्टर 6 की वीडियो से, इंड्यूस्ड ईएमएफ। एनीवेज, अब यहां से आगे मैं बढ़ता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है? करंट निकालो। रीड करो कि दोनों आगे पीछे हैं कि साथ साथ हैं, फिर उसी चीज को फेजर डायग्राम से दिखा दो। तो अभी देखिए, यहां से dt को इधर फेंक देता हूं मैं, तो मेरा ये e की वैल्यू मैंने रखी, ये बना मेरा ई नोट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू बनेगा माइनस एल डी आई। आपने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है बच्चों। इंटीग्रेट करने के बाद ही आई निकलेगा। एल को भी क्यों ना मैं यहां से उठा के इधर ले जाता हूं, और माइनस को भी उधर से उठा के इधर ले जाता हूं, तो ये खाली हो गया हिस्सा। डी आई का इंटीग्रेशन मेरे पास बन गया आई। यहां पर आप जानते हैं ई नोट अपॉन एल तो आ जाएगा बाहर, और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, आई होप नो प्रॉब्लम इन दैट, इज इक्वल टू आई। माय डियर बच्चा गैंग, cos थीटा को आप sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos ओमेगा टी को क्यों ना मैं यहां पर, cos ओमेगा टी को क्यों ना मैं यहां पर cos पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख दूं, यानी कि मैंने इसको लिख दिया sin 90 माइनस थीटा लिख दिया। मैंने इसको क्या लिख दिया? sin 90 माइनस थीटा। और माइनस का साइन यदि अंदर अप्लाई इसमें हो जाए तो माय डियर बच्चा गैंग, ये कुछ ऐसी एक इक्वेशन बन जाएगी। अब जरा देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, कुछ फर्क नजर आता है? बिल्कुल नजर आता है। यदि इस ई नोट अपन ओमेगा एल को मैं लिख देता हूं आई नोट, तो फिर मुझे ये दिखाई देता है कि साहब ई वाली इक्वेशन में सिर्फ ओमेगा टी था, और आई वाली इक्वेशन में जो है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया है। माइनस पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री पीछे चलेगा करंट। इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलेगी। मेरे पास एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट है दैट आई लैग्स ईएमएफ बाय पाई बाई 2। आई जो है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। दादा, इतनी सी बातें समझ में आई हों तो मैं इसके 2-3 बेसिक्स और बता दूं तो ये सर्किट भी खत्म हो जाएगा। देखिए, यहां आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपने ई नोट अपॉन ओमेगा एल की जगह आई नोट लिख लिया है। करंट की यदि बात करता हूं मैं, लेट मी मेक सम स्पेस ऑन द बोर्ड। यस, करंट की यदि बात करता हूं मैं, तो करंट तो हमेशा बच्चों होता है, क्या होता है? करंट हमेशा होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये जो ई नोट अपॉन ओमेगा एल लिखा है, तो ओमेगा एल यहां पर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। रेजिस्टेंस तो कोई सर्किट में था ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस जो आया वो इंडक्टर की वजह से आया है। दिस इज अ रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर एंड हेंस कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। नए नए शब्द, नई नई एबीसीडी सीखने को मिल रही है आपको। इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंबल होगा एक्सएल। एक्सएल इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ओमेगा एल, और आई कैन राइट 2 पाई एफ एल। क्या बात समझ में आई? यस ऑफ कोर्स आई। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि क्या है? ये बेसिकली रेजिस्टेंस ही है। इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी? यार रेजिस्टेंस है तो एसआई यूनिट बनेगी ओम। ये रहेगा सिंबल। बोलो दादा कोई दिक्कत? ऑफ कोर्स नो दिक्कत। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई है ना बच्चों? बस इतनी सी बात है कि इंडक्टर में भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला जो बना वो एक्सएल का बना ओमेगा एल, ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो एक्सएल का फॉर्मूला बना 2 पाई एफ एल, यूनिट है इसकी ओम। यदि मैं फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन देखूं तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। वाई एक्सिस पर एक्सएल हो और एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी हो तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। इतनी सी बात भी ध्यान में रहेगी। अब सवाल है कि सर करंट और ईएमएफ को फेजर डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर दिखा दीजिए। तो फेजर डायग्राम में कहां बना दूं? मेरे को कहां जगह दिखा दे रही? इधर दिखाई दे रही। इतने से में काम चला लेते हैं। तो देखिए कि जरा, ये तो आपका हो गया ई नॉट, जिसपे एंगल कितना था? ऑफ कोर्स ओमेगा टी था। हाँ जी। अब करंट क्या करेगा? इससे पाई बाई 2 पीछे रहेगा साहब। तो इसका मतलब यहां से 90 डिग्री पीछे आ जाओ, ये बना आई नोट, 90 डिग्री पीछे। ऑल राइट,
ऑल राइट जेंटलमैन, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दिस इज योर प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। आई होप इसके बेसिक्स आपको यहां पर हो गए हैं क्लियर। ठीक है, मैं बढ़ूंगा अब आगे। समय है प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट्स पढ़ने का। यदि आपने कैपेसिटर्स को पहले जाना है तो आपको बता दूं कि कैपेसिटर ना, जब आप डीसी बैटरी उसको कनेक्ट करते हो तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है और हम लोग बोला करते हैं कि स्टेडी स्टेट में आ जाता है और करंट को ड्रॉ करना बंद कर देता है, करंट को लेता नहीं है। सिंपल शब्दों में ये बात सुनिए कि डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। इट डज नॉट अलाउ टू फ्लो थ्रू इट। डीसी करंट कैपेसिटर से जाएगा नहीं। अब एसी सर्किट की बात करें, जहां एसी करंट के साथ कैपेसिटर क्या करेगा, आइए देख लेते हैं। हमारे पास टॉपिक है प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें ओनली है कैपेसिटर। सेम स्ट्रक्चर, सेम सब कुछ जो रेजिस्टेंस में करा, जो इंडक्टर में करा, वो यहां करेंगे। मेरे पास ये लगा कैपेसिटर जिसके साथ कनेक्ट है एसी सोर्स। एसी सोर्स की इक्वेशन ऑफ कोर्स मैं लिख सकता हूं E = E0 sin ओमेगा टी। किसी इंस्टेंट पर बच्चों, किसी इंस्टेंट पर इसकी जो वोल्टेज है जो सोर्स से मैंने दी है वो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होनी चाहिए। जैसे रेजिस्टर के केस में मैंने ओम्स लॉ लगाया था, जैसे इंडक्टर के केस में मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाया था, ऐसे कैपेसिटर के केस में मैंने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर सोर्स ईएमएफ के बराबर दिखा दिया है। समय है तो केवल वैल्यूज डालने का। V की जगह पर आप जानते हैं मैं Q/C भी डाल सकता हूं, तो E जो है वो E0 sin ओमेगा टी आएगा, C इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा, ये Q की इक्वेशन बन जाएगी। यदि Q आपके पास है तो I निकालना बहुत आसान है, क्योंकि I जो होता है वो dQ/dt होता है। मींस आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू T। हैव अ लुक माय डियर स्टूडेंट्स, I = dQ/dt which is d/dt of E0 sin ओमेगा t my डियर्स। ओहो, क्या हो गया मेरी जवान को भी, कोई बात नहीं। अब यहां पर आपका I जो है देखिए क्या बनता है, E0 बाहर आ जाएगा। C भी था एक, C को क्यों भूल गए, C है तो सही, ये रहा C, ये रहा C। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आप इसको कुछ ऐसे लिखिए, E0 डिवाइड बाई 1/ओमेगा C। ये क्या करा मैंने, ये स्टाइल है बस भाई का। ओमेगा C जो ऐसे लिखा हुआ था उसको डिनोमिनेटर में ले गया और 1/ओमेगा C लिख दिया। क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है। और कॉस ओमेगा टी को क्यों ना मैं साइन 90 प्लस थीटा के हिसाब से साइन ओमेगा टी प्लस π/t लिख दूं, तो क्यों ना इसको मैं करंट की इक्वेशन बना दूं, जहां पर ये मेरा I0 बन गया बच्चों। I = I0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। समझदार बच्चे सीख गए हैं कि दोनों इक्वेशन से पता लगता है कि यहां है ओमेगा टी, यहां है ओमेगा टी प्लस π/2। इसका मतलब करंट इस बार आगे है। कितना आगे है? 90 डिग्री आगे है। द कंक्लूसिव स्टेटमेंट इज I लीड्स EMF बाय π/2। करंट इस बार π/2 से 90 डिग्री से लीड करता है। साथ ही साथ समय आ गया है I = EMF अपॉन रेजिस्टेंस का, तो मुझे यहां पर भी एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जैसे इंडक्टर के केस में मिला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे इंडक्टर के केस में मिला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर के केस में मिलेगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय XC, द फॉर्मूला विल बी 1/ओमेगा C और आई कैन राइट 1/2πfc। बखूबी आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा XC और फ्रीक्वेंसी के बीच में इनवर्स रिलेशन है। यदि ये XC है और ये फ्रीक्वेंसी है तो इनवर्स रिलेशन दिखता हुआ यहां पर आपको XC और फ्रीक्वेंसी के बीच। समय है इसको फेजर डायग्राम में डालने का, उसके लिए अपन बोर्ड पर बनाएंगे जगह थोड़ी सी। ये मेरे पास आया E, कितने एंगल पर? ओमेगा टी पर। करंट क्या है? इससे 90 डिग्री आगे है दादा। ये बन गया फेजर डायग्राम। कर्व भी बना के देख लो। इंडक्टर में तो मैंने बनाया नहीं था, कैपेसिटर में तो बना ही दूं। ये EMF का हो गया, ये मैक्सिमम है E0, और करंट का आगे चलेगा तो करंट यहां से स्टार्ट होगा। ये करंट हुआ 90 डिग्री आगे है, किससे? वोल्टेज से। इंडक्टर का भी ऐसे ही बना लेना, मैंने वहां नहीं बनाया था। EMF यदि ऐसे रहेगा तो इंडक्टर का ऐसे चलेगा, यानी कि पीछे से स्टार्ट होगा 90 डिग्री। सो हियर आई रैप अप द कैपेसिटर। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता था, लेकिन एसी में आधी साइकिल पर चार्ज होगा, आधे पर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो
तो इसका मतलब बराबर करंट का आवागमन जारी रहेगा, कैपेसिटर एसी पर फंक्शन करेगा। आगे बढ़ेंगे। यदि प्योर मसला सारा खत्म हो गया है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, तो अब कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। बस एक ही बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती है, या यूं कहिए कि करंट पीछे रहता है, करंट लैग करता है। और कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, करंट आगे रहता है। और हर बार कितने का फेज डिफरेंस हमने डिस्कस किया, π/2 का, 90 डिग्री का। समय है पहले कॉम्बिनेशन का, जहां हम लोग करेंगे LR कॉम्बिनेशन, यानी कि एक लगा होगा L और एक लगा होगा R, और ये सीरीज ही कॉम्बिनेशन हमने क्लास 12 सिलेबस में करना है सिर्फ। तो मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस दिया बच्चों और एक दिया इंडक्टेंस, और इसको कनेक्ट किया AC सोर्स से। यदि आपने ये कॉम्बिनेशन सीखा तो आपको अगला कॉम्बिनेशन और आसान लगेगा, और उससे आगे वाला कॉम्बिनेशन और आसान लगेगा। तो बिल्कुल केयर के साथ अच्छे से समझना है। यहां से आपको पता है कि किसी इंस्टेंट पर आपकी वोल्टेज E0 sin ओमेगा t रहने वाली है, और ये वोल्टेज सीरीज में डिवाइड तो अवश्य हुई होगी। R के अक्रॉस भी एक वोल्टेज आई होगी और L के अक्रॉस भी एक वोल्टेज आई होगी। R के अक्रॉस जो आई होगी VR, ओम्स लॉ से उसका फॉर्मूला I × R बनना चाहिए, हां कि ना? बिल्कुल हां। और जो L के अक्रॉस जो वोल्टेज आई है, ओम्स लॉ से ही उसका फॉर्मूला IXL बनना चाहिए। भाई एक्सेल क्या था? एक्सेल रेजिस्टेंस ही था। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको बोल रहे हो वो रेजिस्टेंस ही था, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस ही मैंने लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी ध्यान रखना है कि यदि ये VR है तो जो टोटल करंट होगा वो यहां पर इन फेज रहा होगा VR के। R और करंट की मतलब R की वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, लेकिन इंडक्टर के केस में दादा करंट पीछू रह जाता है। यदि ये VL है तो करंट जो है यहां 90 डिग्री पीछे रह जाएगा। यही छोटे छोटे से शब्द आपका पूरा LR कॉम्बिनेशन करेंगे। इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है, बट पहले जब आप प्योरली सर्किट कर रहे थे तो आप करंट की इक्वेशन बनाते थे, वहां से फेजर डायग्राम बनाते थे। यस, यहां पहले फेजर डायग्राम बनेगा और फिर करंट की इक्वेशन बनेगी। लेट्स सी। ये सीख लिया आपने, पूरा AC सर्किट सीख लिया आपने। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको VR वोल्टेज मार्क करनी है। कहीं पर भी जहां दिल करे मार्क कर दीजिए। ये मैंने मार्क कर दी VR। ऐसा क्यों किया मैंने? VR के साथ इतना लगाव क्यों? क्योंकि VR और करंट इन फेज होते हैं। जहां मैंने VR माना है वहीं पर करंट भी आ जाएगा उसी के साथ साथ। बिल्कुल, ये मेरा करंट हो गया और ये V0R, क्योंकि मैक्सिमम होता है ये, राइट? इतनी बात समझ में आई। यदि करंट आ गया बच्चों तो बिल्कुल पता होगा कि L वाली वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहेगी। तो इसका मतलब यदि ये I0 है तो यहां पर मेरा आ जाएगा V0L। कितना आगे? 90 डिग्री आगे। दोनों वोल्टेज R वाली भी और L वाली भी दोनों आपके सामने है। इनका रिजल्ट क्या होगा बताओ जरा? अरे सोचो, इनका रिजल्ट क्या होगा? I कहां से थे? ये EMF से। सोर्स EMF ही तो इन दो पार्ट्स में टूटा था, तो इनका रिजल्ट वापस क्या हो जाएगा? E0। और इनका रिजल्ट, वेक्टर रिजल्ट की यदि बात करूं तो बिल्कुल बीच में कहीं फंसेगा। यहां बिल्कुल बीच से मेरा मतलब है इनके बीच में कहीं आएगा। ये हो गया मेरा E0। इज दिस क्लियर? Is this clear? If this is VR, if this is VL, the result is E। और वेक्टर रिजल्ट से इन दोनों वेक्टर के बीच में आएगा उसका आंसर। और E का जो एंगल है वो आपको पता है ओमेगा टी है, तो ये सारा एंगल कितना रहा होगा? ये सारा एंगल रहा होगा ओमेगा टी। तो यहां देखो, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप डेवलप होता है डियर? करंट वोल्टेज से पिछू है, करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। कितने एंगल से? नहीं पता, फाई मान लिया। यदि ये फाई है और ये सारा ओमेगा टी है तो ये एंगल कितना बना? ये एंगल बना ओमेगा टी माइनस फाई। और यदि ये एंगल बन गया हो ना तो आई की इक्वेशन भी रेडी हो गई है। देखो यहीं से बन गई है, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये E की इक्वेशन, ये I की इक्वेशन चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बताती हुई करंट फाई एंगल से पीछे रह रहा है। फेजर डायग्राम से भी क्लियर है, इक्वेशन से भी क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। समय है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकालने का। कॉम्बिनेशन में हमेशा आप एक चीज निकालेंगे, इसका नाम है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या होता है? इंपीडेंस रेजिस्टेंस को ही बोलते हैं।
रेजिस्टेंस होता है ये भी सीरीज कॉम्बिनेशंस में, कहां, एसी सर्किट्स में। अब देखो रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस देगा ही देगा, इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस देगा, दोनों को मिला के जो रेजिस्टेंस बनेगा उसको इंपीडेंस बोलते हैं। निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाना है, वी आर और वी एल 90 डिग्री पर थे, तो मुझे पता है वेक्टर्स में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये मैंने कहीं नई जगह से नहीं बनाया, ये इसी वाले फॉर्मूले से बनाया है। यदि आपके क्लास 9th के पापों का प्रायश्चित नहीं हुआ हो तो यहां कर लेना। तो इस बिहाफ पर आर रिजल्ट है, तो ई नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा वी नोट आर का स्क्वायर और वी नोट एल का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस ऑफ कोर्स। लेट्स पुट द वैल्यू। ई नोट की जगह पर आई नोट जेड आ जाएगा ओम्स लॉ से। जेड क्या है? इसका रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा आई नोट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नोट एक्सएल का होल स्क्वायर। आई नोट स्क्वायर आई नोट स्क्वायर आई नोट स्क्वायर खत्म ही हो जाएगा। इन द एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। जेड का फॉर्मूला रेडी हो गया, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? इंपेडेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगी दादा? ऐसा यूनिट तो ओम ही होगी, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस है तो ओम से मेजर किया जा सकता है। इस इक्वेशन से आपको एक ट्रायंगल की भी थोड़ी खुशबू महक आ रही होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हुआ करती है ऐसी, तो आपका एक इंपीडेंस ट्रायंगल नाम की चीज भी यहां पर रेडी हो जाती है, जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ये फाई हुआ, तो हाइपोटेन्यूज हुआ जेड, परपेंडिकुलर हुआ एक्सएल और बेस हुआ आर। ये मैंने बनाया कहां से? ये एक्चुअली यहीं से बना है। वी नोट एल के बिल्कुल वी बराबर वी नोट एल एक यहां पर मार्क कर दीजिए, तो देखिए ये वही ट्रायंगल है जो मैंने यहां पर बनाया है। फाई एंगल 90 डिग्री बिटवीन वी नोट आर एंड वी नोट एल, 90 डिग्री बिटवीन आर एंड एक्सएल। उसी ट्रायंगल को इस रूप में दे दिया है और नाम क्या बना दिया है? इंपीडेंस ट्रायंगल। इसका फायदा क्या होगा? ये आपको फाई निकाल के देगा बच्चों, यानी कि कितने एंगल से करंट लैग किया ये निकाल के देगा। जैसे देखो 10 फाई निकालूंगा तो फॉर्मूला बनेगा एक्सएल अपॉन आर, और कॉस फाई यहां से निकालूंगा तो बनेगा आर बाई जेड। ये छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट नंबर 1 #1, रिजल्ट नंबर 2 #2, रिजल्ट नंबर 3 #3 और फेजर डायग्राम #4। हियर वी रैप अप आवर फर्स्ट कॉम्बिनेशन व्हिच इज LR कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज CR कॉम्बिनेशन। फिर से सीरीज होगा बच्चों, इस बार आई विल बी अ लिटिल क्विकर, क्योंकि LR में मैंने उतना टाइम आपको दे दिया है जिससे आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखिए इस बार मेरे पास एक रेजिस्टेंस है और एक है कैपेसिटेंस, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक AC सोर्स के साथ, जिसमें से वोल्टेज आएगी कितनी? E0 sin ओमेगा टी। बच्चों VR एक वोल्टेज रहेगी R के अक्रॉस और VC एक वोल्टेज रहेगी C के अक्रॉस, यानी कि VR जिसको मैं लिख सकता हूं I इंटू R और VC जिसको मैं लिख सकता हूं I इंटू XC, क्योंकि XC कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस था। तो ओम्स लॉ लगाया, नया कुछ नहीं हुआ है। समय है सीधा फेजर डायग्राम बनाने का। बस ये ध्यान रखना है कि करंट वोल्टेज के साथ इन फेज होता है, लेकिन कैपेसिटर में ये 90 डिग्री आगे होता है। इसी चीज का फायदा उठाऊंगा। सबसे पहले VR बनाऊंगा और VR के साथ साथ इन फेज आएगा करंट। ये तो मुझे पता ही है कि करंट उसके साथ साथ चलता है। यदि ये बात बनी है तो ये आ जाएगा वी नोट एल, क्योंकि वो करंट से 90 डिग्री पिछू होता है। क्या बात समझ में आ गई? मेरे पास दो वोल्टेज आ गई, वी नोट एल और वी नोट आर। इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों का रिजल्ट होगा EMF, क्योंकि वहीं से तो ये टूटकर आई थी, तो इन दोनों का रिजल्ट कहीं यहां आ गया। क्या नाम है इसका? E0। E0 का कितना एंगल था? याद करो, E0 का एंगल था ओमेगा टी। E0 का एंगल था ओमेगा टी। दिख रहा होगा कि E0 से I0 इस बार, E0 से I0 इस बार आगे है। कितना आगे है नहीं पता, फाई एंगल मान लो। क्या एंगल मान लो? फाई। यदि फाई एंगल मान लिया तो देखो आई का पूरा एंगल पता लग गया होगा। आई की इक्वेशन बन जाती है I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। टोटल एंगल ये बना और ये मेरी इक्वेशन तैयार हो गई, जिससे पता लग गया कि करंट इस बार लीड करता है। कितने एंगल से? फाई एंगल से। समय है इंपीडेंस निकालने का। समय है इंपीडेंस निकालने का। इंपीडेंस जिसका सिंबल है Z, जो कि होता है कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस। निकालने के लिए लगाया वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो कहता है E0 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट सी का स्क्वायर। आई विल पुट द वैल्यूज I0 Z का स्क्वायर, I0 R का स्क्वायर,
आई नोट एक्सी का स्क्वायर, आई नोट खत्म हो जाएगी बात, z इज इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये हो गया इंपीडेंस इक्वेशन। ऑल्सो यहीं से मेरा इंपीडेंस ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें मेरे पास ये रहेगा 90, ये रहेगा फाई, ये बनेगा z और परपेंडिकुलर रहेगा एक्सी और बेस रहेगा r। हैव अ लुक गाइज, टेन फाई यहां से बन जाता है एक्स अपॉन आर और कॉस फाई यहां से बन जाता है आर बाई जेड, जिससे यह पता लग जाएगा करंट कितने एंगल से लीड कर रहा है। और ये सारी बातें सीआर कॉम्बिनेशन की भी समाप्त, क्योंकि एलआर जैसा तो ही है, नया तो कुछ है ही नहीं। आगे आ जाओ, अब समय है चैप्टर के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने का, सीरीज एलसीआर कॉम्बिनेशन। यूं तो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है मुझे बहुत प्यार से पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने सारा टाइम एलआर में फूंक दिया है। अब सीआर मैंने तेज करा था तो एलसीआर तो मैं उससे भी तेज कर सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को एक रेजिस्टेंस लगाना है, मेरे को एक इंडक्टेंस लगाना है, एक कैपेसिटर लगाना है, जोड़ देना है एक एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स जिससे वोल्टेज आएगी कितनी, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये वोल्टेज तीन हिस्सों में बट जाएगी बेटा, एक वी आर में, एक वी एल में और एक वी सी में। आप सब जानते हैं कि वी आर ओम्स लॉ से आई इंटू आर बनेगा, वी एल ओम्स लॉ से आई इंटू एक्सएल बनेगा और वी सी ओम्स लॉ से आई इंटू एक्सी बनेगा। सवाल है कि करंट यहां पर इन फेज रहेगा, यहां पर 90 डिग्री पिछू रहेगा और यहां पर 90 डिग्री आगे रहेगा। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो फेजर डायग्राम बनाने का समय है बच्चों। सबसे पहले वी आर का बनाना है। आप जानते हो ये गहरा लगाव क्यों है, क्योंकि वी आर के साथ साथ करंट चलता है बच्चों, वीआर के साथ साथ करंट चलता है। मुझे पता है कि आई से आगे रहती है वी नोट एल, तो आई से आगे बनाई है वी नोट एल। कितना आगे बनाई है, 90 डिग्री। मुझे पता है आई से पीछे रहती है वी सी, तो इससे पीछे बनाई है मैंने वी नोट सी। एज यूजुअल जैसे अब तक डायग्राम बनाए थे वो डायग्राम बन गए हैं। अब देखिए आपके पास वोल्टेज के तीन वेक्टर्स हैं, 1 2 3, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो यदि इनमें से किसी एक को मैं बड़ा मान लेता हूं, लेट जैसे मैं केस ले लेता हूं वी नोट एल जो है वो वी नोट सी से बड़ा है, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्ट जो है वो कहीं यहां रह जाएगा, इस डायरेक्शन में, वी नोट एल की डायरेक्शन में, और ये बनेगा मेरा वी नोट एल माइनस वी नोट सी। हां कि ना भाई, ये वाले बड़ा ये वाला छोटा, तो सबट्रैक्ट करके यहां लिख दिया बड़ा वाला, जितना डिफरेंस बचा। अब आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास दो ही वेक्टर बचे, एक वी नोट आर और एक वी नोट एल माइनस वी नोट सी। इन दोनों का रिजल्ट होगा ई नोट, बिल्कुल, क्योंकि यहीं से तो आया था ये, तो रिजल्ट भी यही बन गया। ई का एंगल कितना था आपको पता है, ओमेगा टी था। देखो करंट से क्या कर रहा है, ईएमएफ आगे चल रहा है, यानी कि करंट पीछे चल रहा है। कितना पीछे नहीं पता, फाई मान लिया। ये सारा था ओमेगा टी, ये था फाई, तो ये कितना बचा, ओमेगा टी माइनस फाई, यानी कि करंट की इक्वेशन हो गई तैयार, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। करंट पीछे है, कितना पीछे है, फाई एंगल से पीछे है। अगला काम है इंपीडेंस निकालने का। जी हां, यहां पर भी इंपीडेंस निकलता है। सिचुएशन, तरीका सब कुछ सेम। इंपीडेंस निकालने के लिए मैंने बोला ई नोट का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रही है बात, क्योंकि यहां पर आएगा आई नोट जेड, यहां पर आएगा आई नोट आर, यहां पर आएगा आई नोट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी। बहुत क्लियर है दादा, बिल्कुल क्लियर है। आई नोट भाड़ में गया आई नोट, बचेगा z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। लोगों की फट जाती है इस डेरिवेशन को निकालने में, पेपर में आता है, बोल तो भाई इंपीडेंस आ गया था सीरीज एलसीआर सर्किट का, ये रहा इंपीडेंस सीरीज एलसीआर सर्किट का। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती भाई। अब सवाल है कि क्या इंपीडेंस ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो ये बना इंपीडेंस ट्रायंगल, यहां पर एंगल है फाई, वही फाई जिसने एंगल से करंट लैग किया था। ये बनेगा z, ये बनेगा r और ये बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी, यानी कि टेन फाई का फॉर्मूला बनेगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन r, यानी कि कॉस फाई का फॉर्मूला बनेगा r बाई z। अरे वही तो है रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 1। और ये फेजर डायग्राम सीरीज एलसीआर सर्किट एक केस में हुआ समाप्त। केस नंबर कौन सा, वी नोट एल जब बड़ा है वी नोट सी से।
सवाल है यदि V नोट C बड़ा हो V नोट L से तो क्या होगा। तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता इस इक्वेशन पर, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये यहां की बजाय यहां बनेगा। वोल्टेज जो आएगी वो इनके बीच में आ जाएगी। इसका मतलब इस बार करंट आगे हो जाएगा 5 डिग्री से, और बाकी सब कुछ सेम, एक्सएल माइनस एक्ससी की जगह एक्सी माइनस एक्सएल लग जाएगा। 10 फाई में एक्सएल माइनस एक्ससी की जगह एक्सी माइनस एक्सएल लग जाएगा, और कॉस फाई सेम ही रहेगा आर बाई जेड। इतना तो अब आपका बनता है कि कॉपी लेके यदि मैंने एक केस कराया तो दूसरा आप निपटाएं, तीसरा केस भी भाई करके देगा। जब ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा। देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दादा, पेपर में सवाल यहां से भी आता है कि यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा। तो ये जहां VR था, ये जहां VL था, और ये जहां था V नोट C, मैंने केस लिया कि यदि ये दोनों बराबर हों, यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब XL और XC भी बराबर हैं। बच्चों Z की इक्वेशन जरा याद करना, √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इफ आई पुट XL इज इक्वल टू XC देन Z विल बिकम प्लस माइनस R। क्या Z अपने जीवन में इससे कम कभी हो सकता था, सोच के देखो। XL माइनस XC माइनस में तो नहीं आ सकता था, मिनिमम 0 ही हो सकता था, और 0 कब हो सकता था, इस केस में जब 0 हुआ तो ये मिनिमम Z आया है। इसका मतलब यदि यही मिनिमम रेजिस्टेंस का केस है तो यही मैक्सिमम करंट का भी केस है, हाँ कि ना। इसी को बोला करते हैं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट। आई रिपीट, मेरा थोड़ा अलग तरीका है इसको पढ़ाने का, इसलिए मैंने हेडिंग आपकी रेजोनेंस कंडीशन नहीं लगवाई थी, अब लगा रहा हूं रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट। यदि आपसे कोई पूछे रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, आंसर क्या देना है कि जब सीरीज LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए उसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। बच्चों करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा, जब इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। बच्चों इंपीडेंस मिनिमम कब होगा, जब Z प्लस माइनस R निकलेगा। बच्चों ये कब निकलेगा, जब XL माइनस XC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अर्थात जब XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, अर्थात जब ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, अर्थात जब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC हो जाएगा, अर्थात जब ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √LC हो जाएगा। यानी कि इस फ्रीक्वेंसी पर सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस अचीव कर जाता है, अर्थात मैक्सिमम करंट अचीव कर जाता है। ओमेगा के शक्ल में अच्छा ना लग रहा हो तो 2 पाई f इज इक्वल टू 1 बाई LC, और f इज इक्वल टू बना 1 अपॉन 2 पाई √LC, ये अंडर था। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। जब रेडियो में ट्यूनर घुमाते हो ना, 93.5 रेड एफएम पर गाना बजाते हो तो 93.5 पर ही परफेक्ट आवाज आती है। वो 93.5 जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वहां पर करंट मैक्सिमम आता है, इसलिए बढ़िया गाना सुनाई देता है। दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सीरीज LCR सर्किट। इससे रिलेटेड एक छोटा सा पिद्दू सा टॉपिक मेरा बच रहा है और आज के डे की समाप्ति भी हो जाएगी, जल्दी आओ। Writing down the last topic of today's class, quality factor, or sometimes we call it as Q factor. इसको समझने के लिए अपने को बस क्या करना है कि एक्सिस पर डालो करंट और एक एक्सिस पर डालो फ्रीक्वेंसी, यानी करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन स्टडी करो। किसी एक रेजिस्टेंस R पर मैंने करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करते हुए देखा, कुछ ऐसे कर्व आए, और ये जो पीक जहां अचीव हुई है उस फ्रीक्वेंसी को आप देखोगे तो ये और कोई नहीं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ही करंट मैक्सिमम होता है। लेकिन यदि इस सर्किट में मैं रेजिस्टेंस घटा दूं, मान के चलो ये R1 रेजिस्टेंस पर ये अचीव हुई है कहानी, यदि मैं एक R2 रेजिस्टेंस पर बढ़ जाता हूं जो कि R1 से छोटा है, तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ना तो चाहिए ना, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, बढ़ के आया, लेकिन पीक बच्चों इसी फ्रीक्वेंसी पर अचीव होगी। एक और रेजिस्टेंस लेके देख लो, R3 पर आ गए, R3 R2 से भी छोटा है और R2 तो R1 से छोटा था ही था, तो फिर करंट और बढ़ जाएगा, लेकिन पीक बच्चों इसी फ्रीक्वेंसी पर आएगी। ये तो एक चीज समझने की हुई कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि करंट का पीक हमेशा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आता है। ठीक हो गई बात, ये हमने रेजोनेंस कंडीशन देखी भी है। लेकिन इस पीक की शार्पनेस वेरी कर रही है, आप देखिए। नुकीली चोंच की बात करूं मैं तो यहां कम है, यहां थोड़ी सी और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, और बढ़ा दूंगा तो और शार्प आएगी। तो ये जो
टर्म है इसको बोला जाएगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला जाता है इसको? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बच्चों इसी को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट। इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप वोल्टेज ले लेते हैं अक्रॉस एल या फिर सी डिवाइड बाई वोल्टेज अक्रॉस आर, यानी कि ये बन जाता है VL या फिर VC अपॉन में VR, और आई कैन राइट XL या फिर XC डिवाइड बाई R। ये बन गया क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला। डिपेंड करता है कौन सा सर्किट चल रहा है, उसके हिसाब से आप ये वैल्यू डाल देते हैं यहां पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। एक और फॉर्मूला इसका होगा जो सिर्फ डेफिनेशन मात्र से समझ आया जाएगा आपको। इसमें आपको दिया जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब हुआ फ्रीक्वेंसी की रेंज। तो आपको एक छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखना है, क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी की रेंज उतनी कम होगी, या फिर उल्टा कि बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा, यानी कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतनी ही कम होगी। ज्यादा डिटेल हमें इस बार इसकी सीखने को नहीं मिलेंगी कोरोना के कारण। मैंने उतना बता दिया जो सीबीएसई 2021 में आपके लिए फेयर इनफ होगा। सो हियर यू हैव द टू फॉर्मूलाज एंड एक जो डेफिनेशन है, एक तो ये बन गई शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां से स्टार्ट जहां से खत्म। ठीक है, और भी डिटेल है इसकी, बाकी उनकी चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे हमारा डे 25 या जी नहीं 24, माफ कीजिएगा, डे 24 हम लोग यहां पर समाप्त कर रहे हैं। आपसे मुलाकात होगी डे 25 में, जहां एसी का खात्मा कर दिया जाएगा। मैं मनीष त्यागी आप सब लोगों के लिए प्रे करता हूं कि आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सारी सफल हो। मैं मुलाकात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।